नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है रीतिकाल। रीतिकाल में आज जो हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल की परिस्थितियों का अध्ययन जो आज हम करेंगे। तो आज का जो बिंदु है वो कितना महत्वपूर्ण है, रीतिकाल की परिस्थितियाँ, या फिर साथ साथ में अगर सही रहा, क्लास ज़्यादा लंबी न होती दिखी तो प्रवृत्तियाँ भी हम साथ में पढ़ लेंगे। रीतिकाल की परिस्थितियाँ, ठीक है ना। परिस्थितियों की मैं बात करूं तो परिस्थितियाँ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। और परिस्थितियाँ जानकर ही हम प्रवृत्तियों को जान सकते हैं। और प्रवृत्तियों को जानना या विशेषताओं को जानना जो है वो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है तो वो मैं आपको बता दूं। ये जो क्लास है, एक बार थोड़ा सा बीच में, रीतिकाल हम पढ़ने जा रहे हैं और ये जो है क्लास 2 है। क्लास 1 जो थी वो रीति शब्द का अर्थ और विभिन्न विद्वानों की रीति से संबंधित परिभाषाएं, रीति क्या है, रीति ग्रंथों का प्रचलन कैसे हुआ रीतिकाल में, और रीतिकाल के विभिन्न नामकरण आदि से संबंधित जो है जो क्लास 1 थी। अभी ये जो है ये क्लास 2 है। इसमें हम परिस्थितियाँ या प्रवृत्तियाँ हम पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे कि परिस्थितियाँ या प्रवृत्तियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। परिस्थितियाँ इसलिए कि रीतिकाल को जानने के लिए हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब रीतिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था, जब रीतिकाल का साहित्य लिखा जा रहा था उस समय देश की व्यवस्था कैसी थी, देश की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, देश की धार्मिक परिस्थितियाँ कैसी थी, देश की सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, देश की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। ये सारी चीज़ें जो है हमें कुछ न कुछ नॉलेज होना चाहिए। उससे क्या होता है कि उससे वो जो प्रश्न आते हैं, आजकल जो एक ट्रेंड बना हुआ है कठिन प्रश्नों का, अवधारणात्मक प्रश्न उनको संज्ञा दी गई है, तो उनको करने के लिए हमें इन परिस्थितियों का और प्रवृत्तियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब प्रवृत्तियों को तो 100 में से 100% आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। इन दिनों जो प्रश्न आते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते कि वो कहीं से भी उठाकर दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के कठिन नहीं देते हैं। वो प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि अगर विद्यार्थी ने चाहे किसी भी पुस्तक से पढ़ा है लेकिन ध्यान लगाकर उस बिंदु को समझा है, ठीक है ना, तो वह उसका उत्तर दे सकता है। और वो कब दे पाएगा, जब वो उन प्रवृत्तियों को समझ पाएगा, उस बिंदु को समझ पाएगा, ठीक। कहने से तात्पर्य जैसे रीतिकाल हम पढ़ रहे हैं, तो रीतिकाल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे कि रीतिकाल क्या है, इस चीज़ को आप समझ लें। कवि बाद में पढ़ने हैं, कवि जो होते हैं वो बाद, हम महत्वपूर्ण क्या करते हैं कि बाकी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, न तो रीति शब्द का अर्थ आदि पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, न उसकी परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं तो ज़्यादा रट्टा मार लेते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, और फिर उसकी परिस्थितियाँ नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो स्पीड से पढ़ जाते हैं, बस ठीक है। उनकी प्रवृत्तियाँ नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो स्पीड से पढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये उसको समझने में सहायक होती है, ठीक है ना। इनको अच्छे से हमें समझना पड़ता है। और प्रवृत्तियों को अगर समझ जाओगे तो किसी कवि से संबंधित कोई बात पूछी जाएगी, संगत असंगत, तो वो भी आप अगर चाहे उस कवि से संबंधित उस बात को आपने कहीं नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपकी प्रवृत्तियाँ पढ़ी हुई हैं तो आप उसका उत्तर अवश्य दे देंगे, संगत असंगत को अवश्य छांट लेंगे। इसलिए जो परिस्थितियाँ हैं या जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आजकल की परीक्षाओं के लिए। तो इनको ज़रूर पढ़ें। जब भी प्रवृत्तियाँ आपके सामने हो, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और 3 बार पढ़ें। क्योंकि जैसे आप रीतिकाल पढ़ रहे हो तो रीतिकाल को समझना जरूरी है कि रीतिकाल है क्या, क्या चीज़ है ये रीतिकाल। रीतिकाल में हमें क्या मिलने वाला है, इसमें किस प्रकार के कवि हैं, किस प्रकार के ग्रंथों की रचना होने वाली है, किस प्रकार जो महत्व दिया जाने वाला है, रस को अधिक महत्व दिया गया है
या अलंकारों को अधिक महत्व दिया गया है, किस प्रकार की परंपरा है, शब्द शक्ति को महत्व दिया गया है या फिर छंदों को महत्व दिया गया है, नायक नायिका भेद को महत्व दिया गया है, किस बात को अधिक महत्व दिया गया है, कलात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है या फिर भावात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, प्रकृति चित्रण जो है वो किस प्रकार का हुआ है, किस किस रस के व्यंजन हुए, श्रृंगार रस अधिक है, वीर रस अधिक है, कौन सा रस अधिक है या भक्ति रस अधिक है, किसकी कितनी जो है इसके अंदर मात्रा है या कितना कितना इसका इस पर साहित्य लिखा गया है। ये सारी बातें आपको गौर से पढ़नी है प्रवृत्तियों के अंदर, फिर आप इस साहित्य को अच्छे से पढ़ पाएंगे। और किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, ठीक है ना। विश्रृंगार पर रचनाएं किस किस ने लिखी हैं, वीर रसात्मक रचनाएं किसने लिखी हैं, फिर दूसरी बात आती है नीति पर रचनाएं किसने लिखी है, वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं किसने लिखी है, या फिर हम बात करें कि छंदों पर अधिक महत्व किसने दिया है, दोहों में किसने रचनाएं लिखी है, कवित्व सोइया का प्रयोग किसने अधिक किया है, ये सारी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। विशिष्ट अंग का प्रयोग किसने किया गया है, ठीक है ना। एक से अधिक अंगों का काव्य के जैसे शब्द शक्ति है, अलंकार है, रस है, इन सभी पर किसने वर्णन किया है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में होनी चाहिए। और ये सारी बातें हमें कहाँ से ज्ञात होगी, ये प्रवृत्तियों से हमें ज्ञात होगी या अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से हमें ज्ञात होगी। ये सारी बातें आपको करवाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिस्थितियाँ। परिस्थितियों की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीति का बड़ा प्रभाव रहता है किसी भी काल पर, ठीक है ना। उस समय की राजनीतिक जो व्यवस्थाएं होती है ना, उसका बड़ा प्रभाव रहता है। कहने से तात्पर्य ये है कि जो आदिकाल की बात कर रहे हैं उस समय एक अलग राजनीतिक परिस्थितियां थी, और फिर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में कहते हैं कि मुसलमानों का राज्य स्थापित हो जाने के कारण देश की जनता के पास भगवान की शरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो भगवान की शरण में चले गए, ठीक है ना, और भक्ति की तरफ अग्रसर हुए। तो राजनीतिक परिस्थितियों का ये रीतिकाल है। रीतिकाल में क्या हुआ कि भक्ति कर कुरा के थक गए, उनको पता चला कि भक्ति से कुछ नहीं होने वाला, तो वो श्रृंगार की तरफ अग्रसर हो गए और भोग विलास में डूब गए। तो ऐसी चीज़ें जो है राजनीतिक परिस्थितियों का बड़ा प्रभाव रहता है कि राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी। भारतेंदु युग की बात करें तो उस समय अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों का राज था तो उस समय के जो कवि थे वो चाहते तो थे कि देश की जनता जागे, लेकिन अंग्रेजों से डर बहुत लगता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने दोनों प्रकार की राजभक्तिपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण दोनों प्रकार की कविताएं लिखी थी। भारतेंदु युग के कवियों ने राजभक्ति की कविताएं भी लिखी और देशभक्ति की कविताएं भी लिखी, लेकिन देशभक्ति की कविताएं इस प्रकार की होती थी कि उन पर किसी प्रकार का केस आदि नहीं हो पाता था, वो धीरे धीरे जागृत कर रहे थे। लेकिन द्विवेदी युग में आते आते देशभक्ति जो भावना है वो थोड़ी और उग्र हुई, ठीक है ना। प्रगतिवाद में बिल्कुल एकदम मार्क्सवाद जो है पूरी तरह हावी हो गया। तो ये चीज़ें राजनीतिक परिस्थितियों का जो है काफ़ी प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो रीतिकाल का काल क्या है। रीतिकाल का समय माना जाता है 1643 से लेकर 1843 ईस्वी, शुक्ल के अनुसार है ये। 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 यानी 1643 से लेकर 1843 ईस्वी। अब 1643 से लेकर 1843 ईस्वी का जो काल था ये मुगलों के चरम वैभव का काल था, चरमोत्कर्ष का काल था, और इसी काल को स्वर्ण काल भी माना जाता है। और यही काल उनके पतन का काल था। कैसे था कि हम बात करते हैं शाहजहाँ की, ठीक है ना। शाहजहाँ जो थे वो 1628 में राजा बने और 1658 तक रहे। कौन? शाहजहाँ। उसके बाद शाहजहाँ के बाद उसका पुत्र जो औरंगजेब था वह राजा बना। वह 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा, और 7 ईस्वी के बाद आगे के शाह आलम आदि राजा रहे। अब बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ की जो ये शाहजहाँ का जो काल था ये मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? मुगल काल का स्वर्ण युग माना जाता है। और क्यों माना जाता है, कुछ एक चीज़ें मैं बताऊंगा, ज़्यादा इतिहास में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। वो कौन सी चीज़ें? वो ये है कि जैसे शाहजहाँ ने ही ताजमहल बनाया था, जो दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में से, या इमारत क्या कहीं ऑल ओवर अगर कुछ भी सुंदर चीज़ अगर देखना चाहते हो तो ताजमहल जो है वो दुनिया की सुंदरतम चीज़ों में से एक है। और भारत का तो मुझे लग रहा है नंबर 1 हो सकती है वो जगह, ठीक है ना। तो इतनी सुंदर जगह ताजमहल है। और दूसरी बात करें तो महत्वपूर्ण, जैसे हमारा जो तिरंगा है वो कहाँ फहराया जाता है? लाल किले पर। तो लाल किले का, दिल्ली का जो लाल किला है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण भी, दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। तो ये अपने आप में स्वर्ण काल था। लेकिन शाहजहाँ के बाद उसका पुत्र औरंगजेब बना, जो धार्मिक कट्टर था। उसकी कट्टरता के कारण पूरे देश में विद्रोह होने लगे और पूरे देश में ही उथल पुथल मच गई। औरंगजेब तो शक्तिशाली शासक था, उसने अपनी शक्ति के बल पर सभी जो विद्रोह थे वो दबा लिए और दबाता रहा। दबाने दबाने में ही उसका पूरा समय बीत गया। लेकिन उसके बाद उसके पुत्रों में कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं हो पाया और धीरे धीरे उसके पतन का काल शुरू हो गया। तो इस तरह से जो रीति काल है वो मुगल काल के चरम उत्कर्ष और पतन दोनों का काल रहा था। इस रीति काल के अंतर्गत ही अंदर ही जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो टॉप से जीरो तक पहुंच गई थी। शाहजहाँ के समय यह काल वैभव पर था, लेकिन उसके बेटों में राज्य के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। बड़ा बेटा दारा शिकोह, ठीक है ना, ये जो दारा शिकोह था बड़ा बेटा शाहजहाँ का, ये धार्मिक दृष्टि से थोड़ा सा कह सकते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं, अच्छा था। अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। तो छोटा बेटा जो औरंगजेब था वो अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए, ठीक है ना, औरंगजेब दारा शिकोह को मारकर राजगद्दी पर बैठा। औरंगजेब के राजगद्दी पर बैठते ही उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण विद्रोह आरंभ हो गए और उसका सारा जीवन इन विद्रोह को दबाने में ही लग गया। औरंगजेब के बाद उनके दोनों पुत्रों में संघर्ष आरंभ हो गया और लगभग 1707 ईस्वी में औरंगजेब का द्वितीय पुत्र मोअज्जम गद्दी पर बैठा, लेकिन वह भी ज़्यादा देर तक शासन नहीं कर पाया। इसके बाद लगातार अनेक बादशाह बनते गए, पर इनमें कोई भी कुशल शासक नहीं था जो मुगल वंश को उसकी प्रतिष्ठा वापस दिला पाता। अतः धीरे धीरे मुगल वंश का पतन हो गया। अब जब राजा का पतन हो गया तो आप समझ ही सकते हैं कि जब राजा कमज़ोर होता है तो फिर देश की सारी व्यवस्थाएं जो होती है उनमें उथल पुथल मच जाती है। राजस्थान में क्या हुआ, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ और मारवाड़ भी मुगलों के विरुद्ध हो गए, जिससे जगह जगह विद्रोह होने लगे। पंजाब में क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर की हत्या व गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जिसने सिखों की धार्मिक आस्था को आहत किया। फलस्वरूप वे मुगलों के विरुद्ध खड़े हो गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवा को शराहू के शराहू छत्र साल को, ठीक है ना, शिवाजी के नेतृत्व में मराठे भी लगातार मुगलों की नाक में दम की हुई थी। शिवाजी की छापामार युद्ध पद्धति का मुगलों के पास कोई तोड़ नहीं था। इससे याद आ गया, छावा मूवी देखनी है भैया, कल देखेंगे छावा मूवी हम तो, आप मत देखना, आप एक बार लग जाओ, हम तो लगे हुए हैं, ठीक है ना। छावा मूवी जो शिवाजी के बेटे की थी, छावा शिवाजी जो शेर थे और छावा बोलते हैं शेर के बच्चे को, शेर का जो शावक बच्चा जो होता है उसको छावा बोलते हैं। तो ये शिवाजी के बेटे पर बनी हुई फिल्म है छावा, बहुत ही शानदार मूवी है। बता रहे हैं 700-800 करोड़ कमाए हैं उसने, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम हो जाए एक बार फर्स्ट ग्रेड के, उसके बाद देख लेना, लिस्ट में नाम लिख लो। रीति काल में ही अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया और इसी काल में 1701 में, अब देखो चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे, ये घर वाले तो कर ही रहे थे। वही है ना कि जब घर में लड़ाई होती है ना तो बाहर वाले फ़ायदा उठा जाते हैं, ठीक है ना। बचपन में जब बिल्कुल छोटे से थे ना तो एक कहानी पढ़ा करते थे लोमड़ियों की और बंदर की, कि दो लोमड़ियाँ थी, उन्होंने कुछ वो लेके आई और फिर बीच में बंदर आ गया, दोनों झगड़ने लग गई और झगड़ने के बाद उनका जो सारा सामान था वो बंदर धीरे धीरे करके खा जाता है। तो ऐसा ही है कि जो खुद आपस में लड़ते हैं ना उनका फ़ायदा दूसरा उठा जाता है। यही ये हुआ कि जब देश के लोग, देश के राजा आपस में लड़ने लग गए तो बाहर वालों ने आक्रमण करने शुरू कर दिए। नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली 1738 ईस्वी में आया और देश को लूट कर ले गया। इसी काल में 1761 ईस्वी में नादिर शाह भी आया और राजनीतिक अवस्था को पूरी तरह तहस नहस करके चला गया। तो जो रीति काल था वो भयंकर काल था, लड़ाई झगड़ा मार काट, इसके साथ साथ भयंकर भोग विलास, सब कुछ एक साथ ही, ठीक है ना। तो रीति काल सबसे बड़ा काल है, सबसे महत्वपूर्ण काल है और बच्चों को अधिकतर कठिन लगता है, लेकिन ये सबसे शानदार काल है साहित्य की दृष्टि से, ठीक है ना।
शानदार रचनाएं लिखी गई थी और शानदार कवि हुए थे बड़ी भारी संख्या में। भक्ति काल में जाते हैं तो उस काल में उसको स्वर्ण युग जरूर माना जाता है, लेकिन इतने वहाँ कवि नहीं मिलते हैं। आप भक्ति काल में राम काव्य में जाओगे तो मुख्य 10 पर जाते ही कहानी खत्म हो जाती है। कृष्ण काव्य में आओगे तो मुख्य की बात करें तो वहाँ 15-20 से ज़्यादा नहीं है। ये जो अष्टछाप के कवि है इसके अंदर 8 वो आ जाते हैं। उसके अलावा रसखान आ जाती है, मीरा आ जाते हैं, रसखान आ जाते हैं, मीरा और रहीम है, ये 3 ही आ जाते हैं बस। और उधर जो राधा वल्लभ संप्रदाय है तो उसमें हितहरिवंश गोस्वामी थे, एक महत्वपूर्ण निम्बार्क संप्रदाय है या हरिदासी संप्रदाय है। इनमें ज़्यादा जो थे वो इतना नहीं था, 15-20 में। लेकिन इसमें जो रीतिकाल है इसमें प्रत्येक कवि महत्वपूर्ण है। चाहे आप केशव को ले लो, चाहे चिंतामणि को ले लो, चाहे भिखारीदास को ले लो, चाहे मतीराम को ले लो, चाहे आप भूषण को ले लो, चाहे आप सुदन को ले लो, चाहे आप घनानंद को ले लो, चाहे आप आलम को ले लो, चाहे आप बिहारी को ले लो, ठीक है ना, सब के सब, चाहे जसवंत सिंह को ले लो, ये सभी के सभी, चाहे रसनिधि को ले लो, ये सभी के सभी एक से बढ़कर एक थे, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर की क्षेत्रीय राजाओं का भी यही हाल था। राष्ट्रीय स्तर के तरह क्षेत्रीय राजाओं का भी यही हाल था। छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए लड़ते रहते थे। वो है ना मतीरे की राड़, सुना है ना, मतीरे की राड़। तो ये मतीरे की राड़ मतलब ऐसी ऐसी बातों पर ये लड़ते रहते थे, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान का भी आता है कि उसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेनापति था उसको उन्होंने छोटी सी बात के लिए मृत्युदंड दे दिया था, और कहीं न कहीं वो भी एक जो है तराइन के द्वितीय युद्ध की हार का कारण बना था। तो इस तरह से ये छोटे छोटे बातों पर लड़ते रहते थे। उसी का हर्जाना इनको पहले भी भुगतना पड़ा था कि पहले इनकी लड़ाइयों की वजह से ही जो मुस्लिम साम्राज्य यहाँ स्थापित हुआ था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और उधर से जो क्या नाम थे उनका, जिनका नाम बड़ी ही निंदा की दृष्टि से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था, जिनकी बेटी को मोहम्मद गोरी क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान जो है स्वयंवर में जीत कर ले आए थे, ठीक है ना। याद आ जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, हर आदमी जानता है उस नाम से, बाद में किसी ने कोई नाम ही नहीं रखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपस में लड़ते रहते थे। मुस्लिमों का शासन स्थापित हुआ। अब किसी तरह से मुगल अपने आप ही खत्म होने लग गए। अब मुगल खत्म होने लगे तो ये लोग फिर लड़ने लगे। ऐसे नहीं कि एक छत्र शासन स्थापित किया जाए, और इनकी लड़ाई का फिर अंग्रेजों ने फायदा उठाया और फिर अंग्रेजों का राज आ गया। तो ये आपस में ही लड़ते रहे, और वर्तमान स्थिति भी यही है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, के लिए आपस में लड़ते रहते थे। हर समय कुचक्रों, षड्यंत्रों और आंतरिक कला में उलझे रहते थे। भोग विलास ने इनके शौर्य, वीरता और पराक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। भोग विलास ने इनके शौर्य, वीरता और पराक्रम को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। जहां कहा जाता था ना, इस देश में कहा जाता था कि 13 बरस लीजिए कुकर जिए, 12 बरस रे कुकर जिए, 13 लीजिए सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो उसको इन्होंने सब तहस नहस कर दिया था। ये लोग भोग विलास में डूबे रहते थे। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या लिखते हैं, ऐसी परिस्थिति में काव्य अधिकाधिक श्रृंगार वर्णन की ओर झुकता गया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या लिखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में काव्य अधिकाधिक श्रृंगार वर्णन की ओर झुकता गया। जिस प्रकार इस काल में चित्रकला, वास्तुकला और संगीत कला की विभिन्न सूक्ष्म रीतियों और शैलियों के अनुसार सजावट की गई, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी भाव और भाषा की सूक्ष्म अति सूक्ष्म सजावट और पच्चीकारी की गई। भी काव्य को भी सजाने का प्रयास किया गया था इस काल के अंदर। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की बात करते हैं तो इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। दो 2009 का संस्करण पड़ा है मेरे पास, तब 90 रुपये में आता था, आज तो 300-400 का होगा। अच्छा है, ये लग जाओ, उसके बाद पढ़ना, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जितना की ज़रूरत है उतना का मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा इतिहास है।
सामाजिक परिस्थितियाँ, बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ की। अब सामाजिक परिस्थितियाँ आप क्या देखेंगे कि राजा शक्तिशाली हो, शासक शक्तिशाली हो ना, तब क्या है कि सामाजिक परिस्थितियाँ भी अच्छी रहती है। सामाजिक परिस्थितियाँ राजाओं पर तो निर्भर करती है, प्रशासन पर ही निर्भर करती है सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक परिस्थितियाँ, हम लोग जो समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करते हैं, तभी समाज जो है वो मतलब विकास कर पाता है या अपनी विशेष अवस्था में रह पाता है। लेकिन हम नियमों का पालन कब करते हैं? जब कानून बने होते तभी हम नियमों का पालन करते हैं, नहीं तो हम करने वाले हैं नहीं। और नियम इस तरह से, जब राजा महाराजा और क्षत्रिय और सामंतर जो भी थे नीचे के, सारे आपस में लड़ते रहते थे, भोग विलास में डूबे हुए थे, तो ऐसी स्थिति में समाज से क्या उम्मीद की जा सकती है? तो समाज की स्थिति भी बड़ी ही दयनीय थी, ठीक है ना। ये राजा महाराजा बेचारा समाज करता भी क्या, क्योंकि भूख मरता क्या करे। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं ना, बेचत बेटा बेट की, तो बेटा और बेटियों को बेचा जा रहा था, ऐसी स्थिति थी, ठीक है ना। सीधमान सोच बस क्या करे कहाँ जाए, मतलब इस तरह से, ठीक है ना। बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, तो न तो बनियों को कोई काम था, न नौकरों को कोई नौकरी थी, ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ठीक है। तो सामाजिक दृष्टि से यह काल पूर्णतः पतन का काल था। जन साधारण के लिए चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं थे। चिकित्सा शिक्षा बाढ़, ठीक है ना, कोई प्रबंध नहीं थे। उस समय स्थिति ये थी कि आप अपनी जान बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। कार्य सिद्धि के लिए रिश्वत लेना देना आम बात थी, ठीक है। रिश्वत लेना ये पारंपरिक है भैया, ठीक है। कन्या का तो वर्तमान में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि वर्तमान में ज़्यादा रिश्वत ली जाती है, तो ये पारंपरिक है, सदियों से चली आ रही है, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं हमीर रासो, जब पढ़ते हैं 1100 ईस्वी के लगभग की बात है क्या, तो हमीर रासो में भी ऐसा बताते हैं, हमीर महाकाव्य पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे ही बताते हैं कि उसमें भी वो रिश्वत देकर गड्ढ का दरवाज़ा खुलवा लेते हैं पैसे देकर। तो ये रिश्वत बड़ी पुरानी है भैया। कन्या का अपहरण, रिश्वत पुरानी नहीं है भैया, पैसा, ठीक है ना। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है ना। तो रुपया बहुत बड़ा है भैया। कन्या का अपहरण शासक वर्ग के लिए आम बात थी, इसलिए बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का बोलबाला था। आप भी तैयारी इसलिए नहीं कर रहे कि आपको जाके सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं, तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि सैलरी अच्छी है भैया। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाओं का बोलबाला था। बहुपत्नी प्रथा के कारण संस्कारों का पूर्णतः पतन हो चुका था। समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों की कल्पना करना भी निरर्थक था। समाज में नैतिक मूल्यों और आदर्शों की तो कल्पना करना भी निरर्थक था, कल्पना भी नहीं कर सकते इस काल में। सामंत जो थे वो पूरी तरह से भैया भोग विलास में डूबे रहते थे, उन्हें और कोई काम नहीं था। धार्मिक परिस्थिति की बात करें तो यह भी पूर्णतः पतन का ही काल था। भक्ति का पूर्ण पराभाव काल था ये। राधा कृष्ण के माध्यम से अपनी कुत्सित मान्यताएं पूरी की जाने लगी। राधा कृष्ण के माध्यम से अपनी कुत्सित मान्यताएं जो है वो पूरी की जाने लगी। राधा कृष्ण की बात करें तो जब तक भक्ति काल समाप्त होता है तब तक राम काव्य जो आदर्श काव्य माना जाता है उसमें भी रसिक भावना का समावेश हो गया था, उसमें भी, ठीक है ना, श्रृंगारिक भावना का समावेश हो गया था, उसमें भी अश्लील पदों का समावेश हो गया था। रामचरण दास है और जीवाराम है। ऐसा कहा जाता है कि जो रास लीलाएं है वो 99 प्रकार की रास लीलाएं तो राम कर चुके थे। ऐसा कहा जाने लगा कि 99 प्रकार की रास लीलाएं तो राम कर चुके थे, केवल एक ही रास बाकी था, ठीक है ना। उसके लिए श्री कृष्ण का अवतार उन्होंने लिया था, तब भी शुरू हो गए थे यहाँ आते आते तक। लेकिन फिर भी क्या था कि भक्ति काल में तो राधा और कृष्ण की जो भावनाएं थी वो सात्विक भावनाएं थी, ठीक है ना। उनका जो श्रृंगारिक वर्णन था वो सात्विक वर्णन था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आते आते वो जो है वो भोग विलास का साधन बन गया, या श्रृंगारिक वर्णन हो गया, या वासनात्मक हो गया वर्णन जो है। तो राधा कृष्ण के माध्यम से अपनी कुत्सित मान्यताएं पूरी की जाने लगी। राधा कृष्ण व गोपियों के मासल सौंदर्य का चित्रण किया जाने लगा। राधा कृष्ण व गोपियों के मासल सौंदर्य का चित्रण किया जाने लगा।
इस्लाम में नमाज पढ़ना और रोजे रखने को ही धर्म समझा जाने लगा, जिसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं था। डॉक्टर नगेंद्र क्या लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या लिखा गया है, ये आप नगेंद्र भी कह सकते हैं और भगीरथ मिश्र भी कह सकते हैं। उस समय मठ और मंदिर देवदासियों के चरणों की छन छन से गूंजते रहते थे। उस समय के मठ और जो मंदिर थे वो देवदासियों के चरणों की छन छन से गूंजते रहते थे। ये देवदासियां कौन थी? ये देवदासियां जो थी पाखंड का जीता जागता रूप थी। अब जीता जागता रूप क्या होता है कि उस समय जो है वो जो बच्चियां होती थी, ठीक है ना, जो लड़कियां होती थी उनको महत्व नहीं दिया जाता। जैसे भ्रूण हत्या की हम बात करते हैं तो आज भी स्थिति, अभी कुछ वर्ष पहले ही भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है, तब जाके लोगों ने कहीं भ्रूण हत्या बंद की। और भ्रूण हत्या क्या थी? सिर्फ लड़कियों को ही तो जन्म लेते ही मार दिया जाता था। पहले भी ऐसा होता था कि जन्म लेते ही लड़की को मार दिया जाता था, ऐसा होता था, ठीक है ना। और अगर बड़ी भी हो जाती थी तो उसको बेच दिया जाता था या अपने किसी स्वार्थ के लिए ही उसका उपयोग कर लिया जाता था। और उसको पराया धन, हमारे यहाँ है कि लड़कियाँ तो पराया धन होती है, उसको पराया धन माना जाता था। छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। वो कैसी परिस्थितियों में रह रही है उसको यही शिक्षा दी जाती थी कि तेरा ससुराल ही तेरा सब कुछ है, अब तू वहाँ से उस घर को छोड़ नहीं सकती। बहुपत्नी थी, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। पुरुष जो थे वो अनेक पत्नियां रखा करते थे और अत्याचार और शोषण का बोलबाला था और कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में साथ में क्या करते थे कि लोग क्या करते थे कि अपनी पैदा होते ही बेटियों को, ठीक है ना, जो मंदिर है या मठ है वहाँ पर चढ़ावे की तरह चढ़ाकर आ जाते थे, ठीक है ना। और वो वहाँ रहती थी और वहीं पर पूजा पाठ क्या करती थी। वो वहाँ के जो भी वहाँ के मठाधीश या पुजारी वगैरह होते थे उनकी कुत्सित भावनाओं का शिकार होती थी, उन पर भयंकर रूप से अत्याचार हुआ करते थे। और ये है कि देवदासियों के चरणों की, यही नगेंद्र साहब कहना चाहते हैं, छन छन से गूंजते रहते थे। धर्म जन जीवन की धरा से असंपकृत रहकर रूढ़िवाद बन गया था। धर्म जो था वो रूढ़ि का केंद्र बन गया था। साहित्यिक परिस्थितियों की हम बात करते हैं। आश्रयदाताओं की शूरवीरता, दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। आश्रयदाताओं की शूरवीरता और दानशीलता का अतिशयोक्तिपूर्ण ब्रज, अवधी और बुंदेलखंडी व राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया था। ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी व राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया। साहित्य का सर्जन राजस्थान व अवध में अधिक हुआ। साहित्य का सर्जन इस काल में राजस्थान व अवध में अधिक हुआ। कवि और कलाकारों को राजाओं, नवाबों और सामंतों का आश्रय प्राप्त होने लगा। राजाश्रय में इनके ठाट बाट बढ़ गए और ये विलासी जीवन के आदी हो गए। प्रतिभावन होते हुए भी इनको अपनी विलासी जीवन शैली की पूर्ति हेतु आश्रयदाता की रुचि का ध्यान रखना पड़ता था, जिस कारण ये लोग काव्य की उच्च भाव भूमि तक नहीं पहुंच पाए। रीतिकालीन कवि जिस प्रकार, कहने से तात्पर्य यह है कि इस काल के जो कवि थे उनको राजाश्रय प्राप्त होने लगा था। राजाश्रय प्राप्त होने लगा तो वहाँ बहुत सी सुविधाएं मिलने लगी। अब उनको उन सुविधाओं की आदत पड़ गई। अब उन सुविधाओं को लगातार बनाए रखने के लिए उन्हें राजा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना पड़ता था। उनमें प्रतिभा थी लेकिन वो अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाते थे। उन्हें राजा की रुचि अरुचि का ध्यान रखना पड़ता था। और राजा की रुचि दो ही चीज़ों में थी, एक श्रृंगार में और दूसरा अपने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में। इसलिए इस काल के जो कवि थे उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं लिखी अपने राजा को खुश करने के लिए, ताकि उससे दान दक्षिणा जो है वो लगातार मिलती रहे। काव्य के क्षेत्र का विस्तार जो है इस काल में नहीं हो पाया, ठीक है ना। जैसे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि नालियों में बहने वाली वागधारा के समान जो है बहने लग गया था इस समय का साहित्य, कि एक धारा थी जैसे नाली है ना, उस तरह से उस नाली में ही एक क्रम, एक रीति, एक परंपरा, एक शैली में बहने लग गया। सभी एक ही तरह की रचनाएं कर रहे थे, श्रृंगारिक रचनाएं या फिर अपने आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। दो ही प्रकार की रचनाएं लिख रहे थे। रीतिकालीन कवि जिस प्रकार स्त्री के शारीरिक सौंदर्य तक ही सीमित रहे, रीतिकालीन कवि जिस प्रकार स्त्री के शारीरिक सौंदर्य तक ही सीमित रहे,
उसके आत्मिक सौंदर्य तक नहीं पहुंच पाए, उसी प्रकार इनकी रचनाएं केवल कलात्मक सौंदर्य तक ही सीमित रही, भावात्मक सौंदर्य की भूमि को वे स्पर्श नहीं कर पाई। बाबू गुलाब राय क्या लिखते हैं? बाबू गुलाब राय लिखते हैं कि रीति काल में कविता स्वांत सुखाए न बनकर राज दरबार की वस्तु बनकर रह गई थी। बाबू गुलाब राय क्या लिखते हैं कि रीति काल में जो कविता थी वो स्वांत सुखाए की कविता न बनकर राज दरबार की कविता बन गई थी। बाबू गुलाब राय, इनका भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, शानदार हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैंने पढ़ा है, अभी दिख नहीं रहा, दिखता तो मैं आपको वो भी दिखा देता। पढ़ते पढ़ते कहीं रख दिया मुझे लग रहा है। चलो चलते हैं आगे। बाबू गुलाब राय के बाद आती है परिस्थितियां, कलात्मक परिस्थितियां। कलात्मक परिस्थितियों की बात करते हैं। कलात्मक परिस्थितियों की बात करते हैं तो कला में मौलिकता के स्थान पर नग्नता व अश्लीलता का प्राचुर्य हो गया। कला में मौलिकता के स्थान पर नग्नता व अश्लीलता का प्राचुर्य हो गया। एक बात ध्यान रखना कि रीति काल में मौलिकता का अभाव था, अच्छे से याद रख लेना। रीति काल में मौलिकता का अभाव था। सभी कवियों ने, ठीक है ना, सभी कवियों ने जो है नकल का ही, या मतलब कह सकते हैं यहाँ से उदाहरण उठा लिए, उनका ही अनुकरण किया था, उनकी नकल ही की थी। जैसे भरत मुनि की नकल हो गई, भामह की हो गई, जो रस से संबंधित थे उन्होंने भरत मुनि की, आनंदवर्धन की, ठीक है ना, मम्मट की, इनकी जो है विश्वनाथ की, इनकी नकल की। जो अलंकारवादी थे उन्होंने कुवल्यानंद की, चंद्रलोक की, और दंडी के काव्य आदर्श की, इनकी ही इन्होंने नकल की थी। उनके उदाहरणों को, उनके लक्षणों को, उन्हीं को ले लेकर इन्होंने आगे आगे काव्य रचना करते गए थे। और अध कचरा सा ज्ञान था रीतिकालीन कवियों का जो था। शुक्ल कहते हैं कि ये आचार्य बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आचार्य नहीं थी। इन्होंने क्या किया था, रीतिकाल के कवियों ने क्या किया, ये आचार्य बनने की कोशिश की। और इन्होंने कौन से ग्रंथ पढ़े, जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो पढ़ा, और वहाँ से उदाहरण या वहाँ से नकल करने की कोशिश की। और इनका तरीका क्या था कि इनका एक तरीका था कि पहले एक दोहा लिखो, उसमें लक्षण लिखो, पहले एक दोहा लिखो, उसमें लक्षण लिखो, और बाद में अपनी कविता लिखो। कवित स्वैयों में आप उसका उदाहरण दीजिए, कवित स्वैयों में उदाहरण दीजिए, ये परंपरा। तो पहले जो दोहा लिखा जाता था, उस दोहे में जो लक्षण दिए जाते थे, जैसे मान लो अलंकार के लक्षण है, उसके भेद के लक्षण है, सब शक्ति के लक्षण है, या रस के भेद के, या जो भी जिसके भी लक्षण दिए जाते थे, वो क्या अध कचरे हो गए, क्योंकि उस एक दोहे में उस लक्षणों को उस तरह से समा पाना मुश्किल था। शुक्ल लिखते हैं कि पद्य में उस बात को उतने अच्छे तरीके से, उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था, और पद्य में उस बात को अच्छे से कह पाना, तर्क वितर्क से या खंडन मंडन पद्धति से कह पाना आसान नहीं था। इसलिए इनका जो आचार्य तब था वो अध कचरा या अध कचरा ज्ञान हम इसको कह सकते हैं। और इसके जो लक्षण ग्रंथ थे वो अध कचरे लक्षण ग्रंथ थे, लक्षण जो थे वे अधूरे थे, ठीक है ना, ऐसा इसके बारे में लिखा गया है। तो ये मौलिकता का अभाव था। इनमें क्या था, मौलिकता का जो था वो पूरी तरह से अभाव था इनकी रचनाओं में। मूर्ति कला में श्रृंगार के रोमानी वातावरण का प्रदर्शन प्रमुख हो गया। मूर्ति कला में श्रृंगार के रोमानी वातावरण। एक बात और है कि आश्रयदाताओं का झूठा वर्णन, ठीक है ना, आश्रयदाताओं का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। और वीरता का जो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन होता था वो भूषण, सूदन और लाल कवि का जो है अतिशोक्तिपूर्ण
नहीं था। इनको अपने आश्रयदाताओं की, इनकी जो रचनाएं हैं वो आश्रयदाताओं की झूठी खुशामद नहीं कही जा सकती, बाकी सभी की कही जा सकती है। इस दौरान अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया था, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने छत्रसाल का या शिवाजी का जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है, वास्तव में वो उतने ही वीर थे। कृष्ण राधा शिव पार्वती के श्रृंगार प्रधान चित्रों का निर्माण, इस दौरान कृष्ण राधा और शिव पार्वती के श्रृंगार प्रधान चित्रों का निर्माण किया गया। कला में वासना का पुट सम्मिलित हो गया, कला में वासना का पुट जो है वो सम्मिलित हो गया। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला सभी पर रोमानी वातावरण की छाया थी। चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला सभी पर रोमानी वातावरण की छाया थी। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा क्या लिखते हैं कि वास्तव में रीतिकालीन कवि और संगीतकार दोनों की एक ही दशा थी। वास्तव में रीतिकालीन कवि और संगीतकार दोनों की एक ही दशा थी, दोनों ही आश्रयदाता की रुचि पर पल रहे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में रीतिकालीन कवि और संगीतकार दोनों की एक ही दशा थी, ठीक है ना। कौन सा है? डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्या नाम है डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास का? हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ एक प्राचीन ग्रंथ के आपको दर्शन करवाता हूँ। इसकी भूमिका जो है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी थी। गणपति चंद्र गुप्त प्राध्यापक थे। कहाँ? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में वो थे। ये आपके सामने जो पुस्तक है ये 1862 की पुस्तक है। इसका पहला संस्करण 1862 में निकला था और उस समय इसका मूल्य था 5 रुपये भैया, ठीक है ना। तो ऐसी पुस्तक के आपको दर्शन करवा दिए हैं, आपको नाम भी याद करवा दिया है, ठीक है ना। तो ये थी सामाजिक परिस्थितियाँ। मुझे लग रहा है आज सामाजिक परिस्थितियाँ ही काफ़ी है, छोटी छोटी क्लासें करेंगे, थोड़ा सा बोर भी नहीं होंगे इसके बाद, क्योंकि अगर प्रवृत्तियों की क्लास अगर साथ में जोड़ दी तो वो काफ़ी लंबी रहेगी, क्योंकि प्रवृत्तियाँ काफ़ी लंबी है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हम उसको पढ़ेंगे। तो ये थी सामाजिक परिस्थितियाँ। पीडीएफ वगैरह के लिए आप 63 771 24 802 पर आप क्लिक कर सकते हैं। पीडीएफ की कोई समस्या नहीं है, पीडीएफ तैयार है, ये मैं वहाँ पर डाल दूँगा। ये सामाजिक परिस्थितियों की पीडीएफ है, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप 63 771 24 802 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उसके अलावा संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है और अपना ऐप भी है। ऐप में फ्री नोट्स नाम से एक फोल्डर है, वहाँ पर ये सभी नोट्स जो है वो फ्री मिलते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।